हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम लोग का मैराथन क्लास में बिहार जीविका भर्ती में ध्यान दीजिए। अकाउंटेंट के लिए जो आप लोग को क्वेश्चन करा रहे थे, पीवाईक्यू करा रहे थे या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे थे, उस मैराथन में आप लोग का ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इधर हो जा रहा हूँ। जीएसटी, क्योंकि पिछला जो मैंने इनकम टैक्स का पढ़ाया था तो उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं था, साथ में कुछ इनकम टैक्स का छूटा हुआ पार्ट था। वो ये दोनों चीज मतलब जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों मर्ज करके एक साथ पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स में केवल वही टॉपिक होगा जो पिछले लेक्चर में छूट गया होगा, और जीएसटी तो आप लोग का पूरा होगा। 50-60 क्वेश्चन जीएसटी से करा देंगे। इस तरह टोटल 100 क्वेश्चन का ये मैराथन आप लोग का क्लास है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग क्लास सीधे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग का पेपर का डेट एकदम नजदीक हो गया है। तो भाई अब टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, थोड़ा सा आज व्हाइट बैकग्राउंड पे है, ठीक है। क्वेश्चन पहला देखिए, पहले बिहार जीविका भर्ती खासतौर से अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए है। कलर चेंज कर दें इसको। और इसमें हम जीएसटी और इनकम टैक्स को लिए हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है जीएसटी मतलब जीएसटी का पूरा नाम क्या है। अक्सर क्वेश्चन आजकल कंपटीशन में पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है। क्योंकि अंग्रेजी वर्जन में तो तुरंत पकड़ा जाएगा, लेकिन हिंदी वर्जन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। माल और आपूर्ति कर, माल और सेवा कर, सामान्य बिक्री कर, सरकारी बिक्री कर। बताइए, जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब माल और सेवा कर। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। भारत में जीएसटी कब लागू किया? 1 जनवरी 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को, 1 मार्च 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। सही ऑप्शन है। ये डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा, लोग डेट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। लिखा है कि जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया। मतलब जो जीएसटी बिल या जीएसटी को लागू करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन किया गया। पूछा जा रहा है कि वो कौन सा नंबर का संवैधानिक संशोधन था। 101वां, 120वां, 122वां, 115वां। तो सही आंसर है आपका 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी बिल को पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 4 नंबर, कि भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल पर आधारित है। जो अपने देश में जो जीएसटी लागू किया जाता है वो दोहरे मॉडल पर आधारित है, डिपेंड है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों का। इसमें निम्नलिखित राज्यों में अपनाया गया। निम्नलिखित राज्यों में अपना मतलब पूछ रहा है कि इसे किसने सबसे पहले अपनाया। यूके में अपनाया गया कि कनाडा में, कि यूएसए में, कि जापान में। बताइए, जीएसटी को सबसे पहले किसके द्वारा अपनाया गया? तो भाई पूरे विश्व की जहां तक बात करें तो जीएसटी को कनाडा के द्वारा सबसे पहले अपनाया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर दे। 5 नंबर क्वेश्चन कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार जीएसटी लगाने की शक्ति पर निर्भर करती है। कह रहा है कि जब 101वां संविधान संशोधन हुआ या उस कानून के अंतर्गत जीएसटी लगाने का जो पावर है, पूछ रहा है किसके ऊपर डिपेंड करती है। राज्य सरकार के ऊपर, कि केंद्र सरकार के ऊपर, कि राज्य और संघ सरकार के ऊपर, कि केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और संघ के ऊपर। बताइए, जो जीएसटी संशोधन अधिनियम वगैरह है ये किस पर डिपेंड करती है? इसका पावर किसके ऊपर होता है? राज्य और संघ सरकारों के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर सी। जीएसटी एक कर है। जीएसटी एक किस प्रकार का कर है? सेवा आधारित कर है, कि आपूर्ति आधारित कर है, उपभोग आधारित कर है, कि आपूर्ति और उपभोग आधारित कर है? सोच के बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। जीएसटी किस प्रकार के कर है? उपभोग आधारित कर है। क्यों? कि जो जैसे जैसे जो भी क्योंकि जीएसटी वस्तुओं पर लगता है। अब वस्तुओं का हम लोग यूज करते हैं, जब भी वस्तुओं का यूज हम करेंगे, खरीदेंगे, तो तुरंत उस पर जीएसटी लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जीएसटी के प्रकार है, मतलब जीएसटी कितने प्रकार की होती है। तो मुझे मानी याद रखिएगा कि भाई जीएसटी 4 प्रकार की होती है। अब देखिए कौन सा है। एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी, यूटी जीएसटी। पहले ही हमारा ऑप्शन सही दिख रहा है।
अब यहाँ पे पूछ रहा है एस जीएसटी। एस जीएसटी का मतलब है कि स्टेट की जीएसटी। सी जीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल की जीएसटी। आई जीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी है। और यूटी जीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी का जीएसटी। 4 तरीके के जीएसटी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीएसटी की दरें हैं, जीएसटी का जो रेट है, स्लैब है, कितने रेट है भाई? 5 तरीके के रेट है। 0%, 5%, 12%, 20% ये गलत है। 0%, 10%, 12%, 20%, 28% ये भी गलत है। ये सी ऑप्शन सही इसमें दे रहा है कि पहला रेट है हमारा 0%, फिर 5%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर कि वस्तु या सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए पूछ रहा है यहाँ पे जीएसटी लागू करने के पीछे जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में कर एकरूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के लिए, सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए, उपरोक्त सभी। बताइए, देश में जीएसटी लागू करने के पीछे क्या रीजन था सरकार का? तीनों ऑप्शन सही है। क्यों? कि देश में जो कर प्रणाली है उसमें एकरूपता लाने के लिए, और गवर्नमेंट के राजस्व में, इनकम में वृद्धि करने के लिए, जितने भी इनडायरेक्ट है टैक्सेस है उसको बदलकर एक टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया। अब प्रश्न ये भी है कि अपने देश में, भारत में मतलब जीएसटी लागू करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? विजय भांगड़ा समिति द्वारा, पुष्कर समिति द्वारा, विजय केलकर समिति द्वारा, कि देवगढ़ा समिति द्वारा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जीएस से रिलेटेड से भी अच्छा है और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो भारत में जीएसटी लागू करने की जो सिफारिश की गई जिस कमेटी के द्वारा, उसका नाम है विजय केलकर समिति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब यहां देखिए, एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा पेज ऊपर नीचे हो गया है। आईजीएसटी मतलब आईजीएसटी में पूछ रहा है कि इस आई का क्या मतलब है, आई का क्या अर्थ है? आंतरिक, एकीकृत, आंतरिक, इंट्रा। सही ऑप्शन है एकीकृत, इंटीग्रेटेड। आई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, सरकार द्वारा नामित, परिषद द्वारा नामित, परिषद द्वारा निर्वाचित। सोच के बताइए कि जो जीएसटी परिषद होता है उसका अध्यक्ष, प्रेसिडेंट कौन होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही हमारा वित्त मंत्री होता है। चाहे वो वित्त मंत्री कभी भी कोई रहे, जो वित्त मंत्री रहेगा वही हमारा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट है कि जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? अब देखिए, जीएसटी वो अध्यक्ष की बात हो रही थी, अब यहाँ उपाध्यक्ष की बात हो रही है कि जीएसटी परिषद का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? वित्त के राजस्व के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, कोई भी राज्य वित्त मंत्री, सरकार द्वारा नामित, सदस्यों के परिषद द्वारा चुना गया। बताइए, जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष जो है वो कौन होता है? जीएसटी जो परिषद का जो उपाध्यक्ष की जब हम बात करेंगे तो जो सदस्य द्वारा, परिषद द्वारा जो चुना गया व्यक्ति रहेगा वही जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि जीएसटी पर लगाया जाता है। अब जीएसटी किस पर लगाया जाता है? बिक्री मूल्य पर, कि लेन देन पर, कि मूल्य संवर्धन पर, कि विनिर्माण लागत पर? बताइए, जीएसटी जो हमारा है वो किस पर लगाया जाता है? मूल्य संवर्धन पर, सेल्स प्रमोशन पर लगाया जाता है। ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दें, दिख रहा होगा, देखते हैं। अगला पूछ रहा है कि आईजीएसटी तब देय होता है जब आपूर्ति हो। अब यहाँ पे पूछ रहा है आईजीएसटी का यूज कब किया जाता है? अंतरराज्यीय में, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय, अंतरब्यूटी, यूटी और उपरोक्त सभी। देखिएगा, 4 तरीके के जीएसटी होते हैं। एसजीएसटी अपने ही राज्य में, सीजीएसटी सेंट्रल में, आईजीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब अंतरराज्यीय, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कारोबार हम करते हैं तो वहां पे हम कौन सा जीएसटी का यूज करते हैं? आईजीएसटी, अंतरराज्यीय व्यापार। किस प्रकार का कर जीएसटी है? पूछ रहा है कि जीएसटी जो हमारा है
वो किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, यह वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है कि उपरोक्त में से कोई, बताइए किस प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष कर। यही आप पीछे इनकम टैक्स पढ़े होंगे, तो इनकम टैक्स क्या होता है, वो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, लेकिन यही जीएसटी की बात करेंगे तो वो अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कोई क्वेश्चन बड़ा है, कोई क्वेश्चन छोटा हो गया, पेज सेटिंग बढ़िया से नहीं हो पाया है, खैर कोई बात नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धि के लिए कर सहित पूर्ति के मूल्य के भुगतान की समय सीमा क्या है। लिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धि के लिए कर सहित पूर्ति के मूल्य के भुगतान की समय सीमा क्या होती है। 3 महीने, 6 महीने, 180 दिन की वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने तक। कितने दिन होती है भाई, 180 दिन होती है, मुझवानी याद रखिएगा। ठीक इसी से एक और क्वेश्चन है कि जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं है। कह रहा है कि जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं है, मतलब जीएसटी में कौन सी वस्तु शामिल नहीं। कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही चीज हैं जो जीएसटी में शामिल नहीं है, इनके लिए अलग से टैक्स लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला एक क्वेश्चन है 19 नंबर, सीजीएसटी अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कर की दर को कौन अधिसूचित करेगा। कह रहा है कि सीजीएसटी अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कर की दर को कौन अधिसूचित करेगा। केंद्र सरकार करेगा कि राज्य सरकार करेगा कि जीएसटी परिषद करेगा कि जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार करेगा। सोच के बताइए कि भाई सीजीएसटी अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कर की जो रेट है वो कौन निर्धारित करता है। तो सही ऑप्शन है कि जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, लिखा है कि जीएसटी में लगभग कितने टैक्स को समाहित किया गया। जो जीएसटी बनाया गया था, जो इनडायरेक्ट टैक्स बनाया गया था, पूछ रहा है कि लगभग कितने टैक्स को समाहित किया गया, मतलब कितने टैक्स इसमें जीएसटी में शामिल किए गए हैं। 17 टैक्स और 23 अधिभार, यही ऑप्शन पहला ही सही है, याद रखिएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जीएसटी में 17 प्रकार के टैक्स और 23 प्रकार के अधिभारों को शामिल किया गया। अगला है कि जीएसटी लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य कौन है। मतलब कह रहा है वो अपने देश का वो कौन सा अंतिम राज्य है जो जीएसटी जिसके यहां लागू किया गया। राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और असम। सोच के बताइए वो कौन सा राज्य है। वो है जम्मू और कश्मीर। यदि यहीं पे पूछ देता है कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वहां पे हो जाएगा असम, और अंतिम राज्य पूछेगा तो वहां पे होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात पर पूछ रहा है आयात पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाए जाते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, मतलब ये सीजीएसटी हिंदी में लिखा गया है सीजीएसटी, ये लिखा है एसजीएसटी, और ये लिखा है आईजीएसटी, और ये लिखा है सीजीएसटी, माने सीजीएसटी और एसजीएसटी। बताइए इंपोर्ट पर, आयात जब हम करते हैं तो उस पर कौन सा जीएसटी लगाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आंसर होगा आपका आईजीएसटी। ये ध्यान रखिए, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, दोनों ही सिचुएशन में आईजीएसटी का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी में शामिल किए गए हैं। बट पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा
तो आईजीएसटी अधिनियम 2017 निम्नलिखित तक विस्तारित है। अब कह रहा है कि आईजीएसटी अधिनियम 2017 कहां तक विस्तारित है भाई? जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरा भारत है कि पूरा भारत है कि जम्मू कश्मीर राज्य और पांडिचेरी राज्य को छोड़कर पूरा भारत है कि इनमें से कोई नहीं? सोच के बताइए। जो आईजीएसटी अधिनियम है वो पूरे भारत में लागू है, इसमें किसी भी राज्य को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटीजीएसटी, ध्यान दीजिएगा, यूटीजीएसटी अधिनियम किस द्वारा अधिनियमित किया गया है? कह रहा है कि यूटीजीएसटी किस अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया है? संघ सरकार द्वारा, केंद्र शासित सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कि जीएसटी परिषद द्वारा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भाई। यूटीजीएसटी का जहां नाम आ गया तो वो केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 25 का क्या हो जाएगा? बी। भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर जीएसटी नेटवर्क बनाया? सब देखिएगा, कह रहा है कि भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर जीएसटी नेटवर्क बनाया? NASA, अगला है NASDL, और एक है NIPASBD, और एक है CBIC। सही ऑप्शन है NSDL। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। यूटीजीएसटी तब लगाया जाता है जब, यूटीजीएसटी कब लगाया जाता है? आपूर्ति केंद्र सरकार प्रदेश के भीतर की जाती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में आपूर्ति की जाती है, कि अंतरराज्यीय आपूर्ति की जाती है, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए। यूटीजीएसटी तब यूज किया जाता है कि जब एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में, मतलब केंद्र शासित अपने ही प्रदेश में हो या केंद्र शासित प्रदेश में हो, वहां पर यूटीजीएसटी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जीएसटी किस सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है? अब पूछ रहा है, देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जीएसटी जो है किस सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है? संघ सरकार का है, माने केंद्र सरकार का है, कि राज्य सरकार का है, कि राज्य और केंद्र सरकार का है, कि इनमें से कोई नहीं? ये दोनों का मामला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मामला है और स्टेट गवर्नमेंट का भी मामला है। ऑप्शन नंबर सी। केवल क्वेश्चन को बस पढ़ते जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के एक डीलर ने बिहार के एक डीलर को माल बेचा, कौन सा कर लगाया जाएगा? अब देखिएगा, वस्तुओं को बेचने के संबंध में कह रहा है, एक मध्य प्रदेश का डीलर है, वो बिहार के एक डीलर को माल बेचा, पूछ रहा है कौन सा कर लगाया जाएगा? CGST, SGST, UTGST, IGST या केवल CGST? बताइए कौन सा कर लगाया जाएगा? वहां पे हम IGST प्रयोग करेंगे, क्योंकि IGST में CGST, SGST दोनों आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब माल बेचा जाता है तो वहां पे IGST का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि जीएसटी के तहत कर उस राज्य को दिया जाएगा जहां माल है। अब देखिएगा, जीएसटी के अंतर्गत कह रहा है कि टैक्स वहां दिया जाएगा जहां पर माल है, निर्मित माल है, निर्मित होता हो, बेचा गया हो, उपभोग किया गया है, खरीदा गया हो। बताइए जीएसटी कहां लगाया जाएगा भाई? कि वस्तु को जहां उपभोग किया गया है वहां पे जीएसटी लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एकीकृत जीएसटी लागू है। इंटीग्रेटेड जीएसटी कहां लागू है? केवल अंतरराज्यीय आपूर्ति पर, अंतरराज्यीय आपूर्ति और आयात पर, निर्यात पर, अंतरराज्यीय बिक्री पर? बताइए यूटीजीएसटी का प्रयोग कहां किया जाता है? अंतरराज्यीय आपूर्ति और इंपोर्ट पर। कोई भी इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, या एक राज्य से दूसरे राज्य में हो, तो वहां पे इंटीग्रेटेड जीएसटी का प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, जीएसटी के तहत कर योग्य घटना है। जीएसटी के तहत टैक्सेबल इवेंट है, बिक्री है, माल और सेवा है, आपूर्ति है, इनमें से कोई नहीं? सोच के बताइए क्या होगा? आपूर्ति। जहां आपूर्ति होगा वहीं पर कर योग्य होगा। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर लागू नहीं? अब देखिए कह रहा है जीएसटी के तहत कौन सा टैक्स का जो रेट है लागू नहीं। 5% वाला लागू है, 12% वाला लागू है, 18% लागू है, 35% नहीं है, क्योंकि 28% होता है लास्ट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर।
कह रहा है कि जीएसटी किस पर लगाया जाता है, कह रहा है कि जीएसटी किस पर लगाया जाता है, निर्माता पर, खुदरा विक्रेता पर, उपभोक्ता पर कि उपरोक्त सभी पर। बताइए जीएसटी किस पर लगाया जाता है, सब पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जीएसटी का गठन किया गया। अनुच्छेद 279A, अनुच्छेद 279B, अनुच्छेद 240A, अनुच्छेद 212A। सोच के बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है। सही ऑप्शन है अनुच्छेद 279A, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा दे रहा है 37 नंबर कि जीएसटी, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी परिषद में निम्नलिखित, जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुछ सदस्यों की संख्या कितनी है। जो जीएसटी काउंसिल है उसमें मेंबर्स कितने हैं, 32 है, 33 है, 34 है कि 30 है। बताइए कितने हैं संख्या, 33 संख्या। जीएसटी बिल राज्यसभा और लोकसभा क्रमशः कब पारित किया है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो जीएसटी हमारा बिल है वो राज्यसभा और लोकसभा में कब पारित किया गया। 10 अगस्त, 15 अगस्त 2016, 26 जनवरी, 15 अगस्त 2015, 3 अगस्त, 8 अगस्त 2016 और उपरोक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए जल्दी से कि जो जीएसटी बिल है वो राज्यसभा और लोकसभा में कब पारित किया गया। बताइए, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ये देखिएगा जीएस से रिलेटेड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 3 अगस्त और 8 अगस्त 2016 को। 38 नंबर क्वेश्चन का क्या है, सी ऑप्शन। 8 अगस्त को राज्यसभा में और 3 अगस्त को राज्यसभा में और 8 अगस्त को लोकसभा में पारित किया गया। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। मतलब जीएसटी की यदि हम चोरी कर रहे हैं तो कितने साल तक के लिए जेल का प्रावधान है भाई। 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। बताइए जीएसटी की चोरी करने पर कितने साल का प्रावधान है, 5 साल का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य जीएसटी लागू किया गया। एक पीछे क्वेश्चन था उसमें मैं बताया था, उसमें अंतिम राज्य पूछा था। यहाँ पूछ रहा है कि भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया। तो जीएसटी भारत का पहला असम ऐसा राज्य है जो जीएसटी जहाँ पर लागू किया गया। और अंतिम राज्य कौन सा है, जम्मू और कश्मीर। ये मुझे याद करके रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है। देखिएगा जीएसटी के नेटवर्क से जुड़ी भारत की 2 बड़ी सबसे आईटी कंपनी कौन सी है। सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस और गूगल क्या नाम है, इन्फोसिस और विप्रो। ये 4 ऐसी कंपनियां हैं, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी हुई है। तो सही ऑप्शन है इन्फोसिस और विप्रो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जीएसटी प्रशासन के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया। देखिए जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया है। IND जीएसटी, जीएसटीएन पोर्टल, जीएसटीएन IND, iGSTN। बताइए किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया। नाम है जीएसटीएन पोर्टल के नाम से किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने डिजिट का होता है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जो जीएसटी का हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कितने रजिस्ट्रेशन का जो अंक होता है, नंबर होता है, कितने डिजिट का होता है। तो मुझे याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को, 15 डिजिट का। जिस तरह आधार कार्ड कितने नंबर का होता है, पैन कार्ड कितने अंकों का होता है, उसी तरह जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कितने नंबर का होता है, तो 15 नंबर का होता है। अगला है वार्षिक टर्नओवर की वह लिमिट, एनुअल टर्नओवर की वह लिमिट जिसके ऊपर व्यवसायियों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी का भुगतान करना होता है। कह रहा है कि जीएसटी का जैसे हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पूछ रहा है कि
वो उसके लिए कौन सा वो टर्नओवर है व्यापारियों के लिए जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना और उस पर वो भुगतान करता है, मतलब किसके लिए समझिए सीधे कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, ऐसे समझिए। 30 लाख से अधिक का कारोबार करने वाला व्यापारी, 40 लाख से अधिक कारोबार करने वाला व्यापारी, 35 लाख से अधिक कारोबार करने वाला व्यापारी या 50 लाख से। सही ऑप्शन है कि 40 लाख से यदि अधिक का कारोबार कर रहा है तो उसके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और उसको टैक्स का पेमेंट करना जरूरी है। यदि कुछ विशेष राज्य का वो है, मतलब विशेष राज्य का मतलब है कुछ स्पेशल जो राज्य स्टेट है उनको छोड़कर, क्योंकि उन राज्यों में 20 लाख तक की सीमा निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक करदाता निबंधित व्यवसायी होते हुए भी अस्थायी आईडी और पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पाता है तो इसका कारण हो सकता है। लिखा है कि एक कोई करदाता है निबंधित व्यवसायी होते हुए, माने रजिस्टर्ड व्यवसायी होते हुए अस्थायी आईडी मतलब उसको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पाता है तो इसका कारण क्या हो सकता है। पैन वैलिडेटेशन नहीं हुआ है, पैन वैलिडेट नहीं हुआ है, करदाता की आवश्यकता नहीं है, व्यवसाय कर मुक्त है, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। पहला ही ऑप्शन सही होगा कि पैन का वैलिडेशन नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से जीएसटी का उद्देश्य नहीं है। पूछ रहा है कि इसमें से जीएसटी का कौन सा उद्देश्य नहीं है। कर की दरों में एकरूपता लाना, ये नहीं है, ये सॉरी ये है, उद्देश्य है। करों में संतुलन लाना, ये भी है। कर से सरकारी आय में वृद्धि करना और कर व्यवस्था को आसान बनाना। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है भाई, सब लग रहा है। क्या होगा इसमें से। जीएसटी लगाने का उद्देश्य कर से सरकारी आय में वृद्धि करना नहीं होता है, कर की दरों में एकरूपता लाना होता है, संतुलन करना होता है, कर व्यवस्था को आसान बनाना होता है, लेकिन सरकारी इनकम में वृद्धि करने के लिए जीएसटी नहीं लगाया गया। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ते रहिए। परिषद में निर्णयन हेतु, ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ा सा किनारे भी हो जा रहा हूं तो टेंशन ना लीजिए, कि परिषद में निर्णयन हेतु कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब कह रहा है कि काउंसिल में डिसीजन लेने के लिए कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है। 3/4 होती है कि 1/4 होती है कि 2/3 होती है कि सीधे आधा से अधिक होती है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। 3/4 होती है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक ना, कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, क्योंकि पीछे एक बार मैं बता चुका हूं। 49 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जीएसटी नेटवर्क की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्य के लिए की गई। जो जीएसटी का नेटवर्क है इसकी स्थापना किस उद्देश्य के की गई। जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए, सूचना तकनीकी आधारभूत सुविधा के लिए, राज्यों के मध्य विवादों का निराकरण करने के लिए, माल सेवाओं के हार्मोनाइज्ड राष्ट्रीय बाजार स्थापना में सुविधा प्रदायक के लिए, कि उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। बताइए जीएसटी नेटवर्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से की गई है। पहला ऑप्शन सही है कि जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए, सूचना तकनीकी की आधारभूत सुविधाओं के लिए की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की जीएसटी नेटवर्क के कार्यों में सम्मिलित है। जीएसटी नेटवर्क के कार्यों में क्या शामिल है। पंजीयन की सुविधा, बिल्कुल सही। आईजीएसटी की गणना के लिए सेटलमेंट, ये भी सही। बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरण का मिलान, ये भी सही। सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इस तरह 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी 50 क्वेश्चन अभी और बाकी। मैं तेजी से ही चल रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन आप लोग के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का ऑलरेडी कमेंट था कि सर डायरेक्ट ऑप्शन पे आइए। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन पे आया जा सकता है, लेकिन इतना भी डायरेक्ट ऑप्शन पे न आ जाएगा।
51 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ई वे बिल का सृजन किया जाता है। ई वे बिल मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल का सृजन किया जा सकता है माल के प्रचालन की इलेक्ट्रॉनिक वैधता के लिए। ऐसा प्रचालन का संबंध पूर्ति से है जब माल का मूल्य 50,000 से अधिक है और इनमें से सभी। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक बिल कब काटा जाता है। सीधा सा क्वेश्चन ये है। यदि ऊपर के तीनों सिचुएशन सही होते हैं तो वहां इलेक्ट्रॉनिक बिल काटा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 52 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न स्थिति में निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 53 नंबर क्वेश्चन 53 में कह रहा है कि जीएसटी से बाहर कौन सी वस्तु माल है। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी से बाहर कौन सी वस्तु माल है। तंबाकू या तंबाकू उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल और घरेलू। सोच के बताइए भाई कौन सा है। जीएसटी से बाहर हमारे खास तौर से पेट्रोलियम उत्पादों को रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि माल का आशय चल संपत्ति से है परंतु इसमें शामिल नहीं है। मतलब माल से तात्पर्य क्या है, केवल चल संपत्ति से है परंतु इसमें शामिल नहीं। अभियोजन योग्य दावे, उगती फसलें, प्रतिभूतियां और चीनी। सोच के बताइए कि इसमें से कौन शामिल नहीं है। देखिए माल में आपकी प्रतिभूतियां शामिल नहीं है, अभियोजन योग्य दावे शामिल है, उभरती फसलें, उगती फसलें हैं और चीनी। नेक्स्ट है अंतरराज्यीय पूर्तियों पर जीएसटी उद्ग्रहण के लिए कौन अधिकृत है। अंतरराज्यीय पूर्तियों पर, अंतरराज्यीय इंटर स्टेट सप्लाई पर जीएसटी उद्ग्रहण के लिए कौन एथोराइज पर्सन है। भारत सरकार है, राज्य सरकार है, संघीय सरकार है कि उपयुक्त सभी। सोच के बताइए कौन सा। भारत सरकार है, सही है, भारत सरकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर कि सीजीएसटी के अधीन उद्ग्रहणी कर की दर को अधिसूचित किया जाता है। सीजीएसटी के अधीन उद्ग्रहणी कर की दर को अधिसूचित किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा स्वयं प्रेरित, जीएसटी काउंसिल के द्वारा स्वयं प्रेरित, राज्य सरकार द्वारा स्वयं प्रेरित, केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की संस्तुति। बताइए सीजीएसटी के अधीन उद्ग्रहणी कर की दर को अधिसूचित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। सही ऑप्शन है कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, संस्तुति पर। जीएसटी में समाहित कर नहीं है, मतलब कह रहा है कि जीएसटी में नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से वो कर शामिल नहीं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क शामिल है, सेवा कर शामिल है, तंबाकू और उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है। उत्पाद शुल्क शामिल है, तंबाकू पर उत्पाद लिखा है, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 58 नंबर कि जीएसटी में समाहित कर है। जीएसटी में कौन कौन से कर शामिल है भाई। मूल सीमा कर, सेवा कर, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली कर। सोच के बताइए कि जीएसटी में कौन सा कर शामिल है। जीएसटी में मुख्य रूप से सीधे ही दिख रहा है कि गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का नाम नहीं है, सर्विस का नाम है, तो सेवा कर इसमें शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाहित किए गए हैं। कह रहा है कि जीएसटी में नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कर को शामिल किया गया है। केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, वैट, उपयुक्त सभी सारे टैक्सेस को जीएसटी के अंदर शामिल किया गया है। आयात पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लागू किया जाता है। जब माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, पीछे भी बताए थे आप लोग को,
तो वहां पे केवल एक ही टैक्स लगाया जाता है, IGST। CGST लगेगा नहीं, SGST लगेगा नहीं, IGST लगेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। इस तरह ध्यान दीजिएगा, शुरू के आपके जो 60 क्वेश्चन थे ये आपके जीएसटी के थे। अब तक मैंने 1 से लेकर 60 तक जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया वो सब आपके क्या थे, जीएसटी से थे, जो पिछले टॉपिक में आपसे हमसे मैंने छूट गए थे। अब इनकम टैक्स में से भी कुछ टॉपिक छूटा हुआ था, तो अब आगे का जो पार्ट है आप लोग का इनकम टैक्स का है, अर्थात इसमें केवल आपके 40 क्वेश्चन और होंगे। जो जो चैप्टर या जो जो टॉपिक उधर छूटा हुआ था, मतलब पिछले लेक्चर में, उन टॉपिकों को हम इसमें लाए हैं, उन क्वेश्चनों को इसमें हम शामिल किए हैं। तो इसे जल्दी से एक बार देख लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज, पेपर में देने से पहले, माने पेपर में जाने से पहले, भाई एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चनों का हेल्प मिल जाए या इसी तरीके से क्वेश्चंस आए, क्योंकि आना तो है, बहुत नॉर्मल ही क्वेश्चन आप लोगों का कॉमर्स से, लेकिन फिर भी जिसका इसमें अच्छा स्कोर रहेगा थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहेगा। आइए शुरू करते हैं। अगला हमारा इनकम टैक्स, इसी में इनकम टैक्स के 40 क्वेश्चंस देखिएगा। एक 61 नंबर क्वेश्चन है कि एक मोहन नाम का आदमी है, 20 मार्च को दीर्घकालीन पूंजी लाभ। मोहन नाम का एक आदमी है, उसको 20 मार्च को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। इसे उसे इस राशि का अग्रिम कर चुकाना होगा, मतलब वो जो चाहता है कि एडवांस टैक्स पेमेंट ऑफ टैक्सेस करे, मतलब अग्रिम कर चुका है, तो किस तारीख को चुकाएगा? 15 सितंबर तक, 15 दिसंबर तक, दिसंबर है ये, ठीक है ना, 15 मार्च तक कि 31 मार्च तक, बताइए सोच के किस तारीख तक चुकाएगा? 15 मार्च तक वो चुकाएगा, ठीक है। क्या तारीख तक? 20 मार्च को दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ, वो अगले 15 मार्च तक वो पेमेंट कर सकता है। अग्रिम कर दायित्व उत्पन्न होता है जब दे कर की राशि, मतलब कह रहा है कि एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की जो लायबिलिटीज कम, मतलब एक करदाता किस सिचुएशन में एडवांस टैक्स चुकाएगा, ऐसे समझिए। 5,000 रुपये जब इसकी इनकम हो, 10,000 या उससे अधिक हो, 15,000 उससे अधिक हो, या 20,000 उससे अधिक हो, किस सिचुएशन में चुकाएगा? जब उसकी इनकम, उसका टैक्स इनकम नहीं टैक्स, जब एडवांस टैक्स का पेमेंट वही आदमी करेगा जिसका टैक्स 10,000 रुपया या उससे अधिक आता है, वो एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, अग्रिम कर की दूसरी किस्त दे कब होती है? अब देखिए, अग्रिम किस्त की दूसरी किस्त कब दे होती है भाई, बताइए, सोच के बताइए। 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15 जून। 15 सितंबर को होती है, ऑप्शन नंबर ए। अग्रिम कर की प्रथम किस्त कब दे होती है, पहली किस्त? अग्रिम कर की पहली किस्त कब दे होती है? 15 जुलाई, 20 जून, 15 जून, 15 मार्च। सोच के बताइए कब होती है। एक सेकंड। तो अग्रिम कर की पहली किस्त की टाइमिंग क्या होती है? 15 जून तक होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अग्रिम कर देना होगा, मतलब एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स देना होगा, बशर्ते उद्गम स्थान पर कर की कटौती के बाद दे कर की राशि होगी। मतलब कह रहा है कि उद्गम स्थान पर में टैक्स डिडक्शन एक्सर्स के बाद टैक्स की राशि या अमाउंट कितनी होगी जहां पर हमको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करना हो। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन पे बताए थे कि जब आपका टैक्स 10,000 रुपये से अधिक होता है तो ऐसे सिचुएशन में ही एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स हम करते हैं, नहीं तो बाकी सिचुएशन में नहीं करते। अग्रिम कर चुकाने का दायित्व उत्पन्न होता है, मतलब एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स चुकाने का दायित्व कब उत्पन्न होता है? यदि कर की रकम हो, मतलब टैक्स की रकम कितनी हो कि एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे। 3,000 रुपया ना, गलत है। 5,000 गलत है। 5,000 इससे अधिक, ये भी गलत है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स उसी सिचुएशन में कर सकते हैं जब टैक्स का आपका जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये से अधिक है, तो कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है।
इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। अब देखिए, उद्गम स्थान पर कर की कटौती पूछ रहा है किसके द्वारा की जाती है? भुगतानकर्ता द्वारा, सरकार द्वारा, आयकर विभाग द्वारा या आयकर दाता द्वारा? तो सही ऑप्शन है कि भुगतानकर्ता द्वारा। क्यों? कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती जो की बात करती है, जो टैक्स का पेमेंट करता है वही करता है, वही उस क्या करता है, कर की कटौती करता है। ऑप्शन नंबर ए। उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। सेम क्वेश्चन वैसे ही, नियोक्ता द्वारा, सरकार द्वारा, आयकर विभाग द्वारा, आयकर दाता द्वारा। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज कर दिए गए। तो जो आयकर दाता होता है, इनकम टैक्स पेई होता है, लेकिन आयकर दाता नहीं होगा, नियोक्ता होगा। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ? नियोक्ता द्वारा। नियोक्ता का मतलब होता है एम्प्लॉयर, मतलब जो टैक्स का पेमेंट करेगा। नियोक्ता द्वारा आंसर सही होगा, क्योंकि दोनों आंसर आपको यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन सही आंसर आपका नियोक्ता ही होगा। ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि भारत में निवासी को शहरी क्षेत्र औद्योगिक भूमि के किसी भुगतान करने पर आयकर की कटौती किस दर से होगी? अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण के फलस्वरूप 2 लाख से अधिक। अब ये थोड़ा सा विचित्र क्वेश्चन है, लंबा सा। कि लिखा है कि भारत में ऐसा कोई भी निवासी जो शहरी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल भूमि के किसी भूख के मैंने इंडस्ट्रियल भूमि का भुगतान करने पर आयकर की कटौती किस दर से होगी, लेकिन कंडीशन दे रहा है कि अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण के फलस्वरूप 2-2.5 लाख रुपए से यदि अधिक हो, तो पूछ रहा है कि वहां पे कर की कटौती कितने रुपए तक की जा सकती है? 5%, 10%, 15%, 20%, तो 10% का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संक्षिप्त कर निर्धारण, धारा 143। संक्षिप्त कर निर्धारण मतलब एक तरह से सर्वोत्तम कर निर्धारण के अंतर्गत सूचना निम्न अवधि की समाप्ति के बाद नहीं दी जा सकती। कह रहा है सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण की सूचना निम्न अवधि की समाप्ति के बाद नहीं दी जा सकती। किस अवधि की समाप्ति के बाद? संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 1 वर्ष पहले। गलत। जिस वित्तीय वर्ष के रिटर्न दाखिल किया गया है उसकी समाप्ति के 1 वर्ष। यही ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक ना, बस यही एक कमी है, नियम से तो टाइम देना चाहिए। अगला है कि व्यक्ति की दशा में, मतलब एक पर्सन की दशा में आयकर रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि है। मतलब कह रहा है कि यदि एक आदमी, एक पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न किस तारीख तक दाखिल करता है? 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त और 30 सितंबर। सोच के बताइए किस तारीख तक करता है भाई? वो 31 जुलाई उसकी ड्यू डेट होती है। आगे बढ़ जाए वो अलग चीज है। एक फर्म जिसके खातों का अंकेक्षण अनिवार्य है, आयकर रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि क्या होती है? मतलब कोई फर्म है जिसके खातों का ऑडिट जरूरी है, वो इनकम टैक्स का अपना रिटर्न पूछ रहा है कि कब तक दाखिल करती है? 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर। सोच के बताइए किस तारीख तक करती है भाई? वो 30 सितंबर तक करेगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है। ऐसे व्यक्ति जिसका वेतन या पारिवारिक पेंशन, मतलब वो नौकरी करके वेतन कमाता है या फैमिली पेंशन कमाता है या ब्याज से आय, के लिए निर्धारित फॉर्म कौन लगेगा? मतलब वहां पे पूछ रहा है कि कौन उसके लिए कौन सा आईटीआर वो दाखिल करेगा? ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। सोच के बताइए कौन सा आईटीआर दाखिल करेगा? वो अपना ITR 1 दाखिल करेगा। अस्थाई, ये देखिएगा, अस्थाई खाता संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है। बताइए, अस्थाई खाता संख्या समझते हैं? पैन कार्ड। पैन कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है आयकर दाता को, आयातक को, सेवा शुल्क के अंतर्गत करदाता को, मैंने सबके लिए पैन कार्ड जरूरी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ये मूल नहीं है, ये भूल है। भूल सुधार किया जाता है। मान लीजिए कि कोई गलती हो गई, मिस्टेक हुई, तो उसका रेक्टिफाई किया जाएगा। तो रेक्टिफाई पूछ रहा है किस सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है? सेक्शन 145, 154, 147, 156। तो सही ऑप्शन है अंडर सेक्शन 154। स्वयं कर निर्धारण किस धारा के अंतर्गत आता है? सेल्फ असेसमेंट 140, 140A, 143, 144। सोच के बताइए किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? 140A के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा
बी। ये सारे क्वेश्चन कल नहीं थे। सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण, देखिएगा सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण किस धारा के अंतर्गत आता है? 143, 147, 144। सोच के बताइए किस धारा के अंतर्गत आता है? एक ऑप्शन और है 144 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। लिखा है 100 धारा 143 के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 19-20। अब ये कुछ भी लिख सकते हैं, चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। 2024-25 के लिए कर निर्धारण किया जाएगा संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से। लिखा है कि धारा 143 के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए कर निर्धारण किया जाएगा संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से। कितने समय की समाप्ति से ये किया जाएगा? तो 12 माह की समाप्ति से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। बैंक के साथ अस्थायी जमा की राशि अधिक होने पर अस्थायी खाता संख्या लिखना अनिवार्य है। लिखा है बैंक में फिक्स डिपॉजिट यदि कर रहे हैं तो कह रहा है कि कितनी राशि से अधिक फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहां पे परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन कार्ड जरूरी। 25,000, 50,000, 10,000, 20,000। तो 50,000 से अधिक यदि अमाउंट बैंक में फिक्स कर रहे हैं तो वहां पैन कार्ड जरूरी। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। कर निर्धारण अधिकारी होता है, कर निर्धारण अधिकारी कौन होता है? सहायक कमिश्नर, आयकर अधिकारी, उप कमिश्नर, ये सभी। तो इसमें से कोई भी आदमी कर निर्धारण अधिकारी असेसिंग ऑफिसर हो सकता है। आयकर पदाधिकारियों की अंतिम कड़ी कौन है? जैसे इनकम टैक्स में जो पदाधिकारी होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उसमें पूछ रहा है नीचे वाला जो पद है वो कर सहायक का है, ऊपर वाला जो होता है वो डायरेक्टर का होता है। तो पूछ रहा है कि अंतिम कड़ी सबसे छोटा पद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कौन होता है? आयकर निरीक्षक, आयकर अधिकारी, कर वसूली अधिकारी, आयकर कमिश्नर। बताइए सबसे छोटा जो पद होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का होता है। ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर क्वेश्चन है कि आयकर विभाग का नियंत्रण करता है। आयकर विभाग का बताइए नियंत्रण कौन करता है? आयकर आयुक्त, आयकर अधिकारी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए आयकर विभाग का नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है? बताइए आयकर विभाग का कंट्रोल कौन करता है? भाई आयकर विभाग का कंट्रोल कौन करेगा? आयकर विभाग का कंट्रोल आयकर आयुक्त तो करेगा नहीं, करने का तो सब करेंगे। आयकर अधिकारी करेंगे नहीं, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है ये आयकर विभाग का कंट्रोलिंग पावर इसी के हैंड में होती है। नेक्स्ट है कि आयकर पदाधिकारी में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? मतलब कह रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पद किसका होता है? वित्त मंत्री का होता है कि प्रत्यक्ष कर का केंद्रीय बोर्ड होता है कि वित्त सचिव होता है कि मुख्य सचिव होता है? बताइए कौन सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कट गया है। 84 नंबर क्वेश्चन। ये आय है, गलत छपा है। आय के विभिन्न शीर्षकों का योग कहलाता है। मतलब इनकम के बारे में तो जानते ही हैं, इनकम टैक्स में 5 इनकम ही होते हैं। इनकम फ्रॉम पहले हो जाएगा सैलरी, दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी, इसके बाद से होता है बिजनेस प्रोफेशन, उसके बाद होता है कैपिटल गेन, उसके बाद से होता है अदर्स। वही क्वेश्चन पूछ रहा है आय के विभिन्न शीर्षकों के योग को क्या कहा जाता है? ये जो विभिन्न शीर्षक है पीछे वाले लेक्चर में मैं बताया था, इसको जोड़ दिया जाता है तो इसको कहते हैं ग्रोस टोटल इनकम। हिंदी में इसको कहते हैं सकल कुल आय। पहला ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है सकल कुल आय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। किस आय में से धारा 80C की कटौती नहीं मिलती? मतलब वो कौन सी इनकम है जिसमें धारा 80C का डिडक्शन नहीं मिलता? बताइए वो कौन सा सेक्शन है जिसमें धारा 80C का डिडक्शन नहीं मिलता?
वेतन से आया है, व्यवसाय से आया है, कि मकान संपत्ति से आया है, कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ है? सोच के बताइए कौन सी इनकम है। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है जिस पर धारा 80C की कटौती नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर डी। किस आय में से धारा 80G की कटौती नहीं मिलती है? 80G की कटौती किस सेक्शन के लिए नहीं मिलती है? वेतन से आय, धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूंजी लाभ, मकान संपत्ति से आय, अन्य साधनों से आय। बताइए किस शीर्षक के अंतर्गत धारा 80G की कटौती नहीं मिलती? तो सही ऑप्शन बी होगा, धारा 111 में वर्णित अल्पकालीन जो पूंजी लाभ है, इस इसको इसकी छूट धारा 80G के अंतर्गत नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर दिया है कि एक अभ्यस्क बच्चे की आय, मतलब एक नाबालिग बच्चा की आय निम्न में से किसकी कुल आय में शामिल की जाती है? मतलब एक अभ्यस्क बच्चा है, वो पैसा कमाता है, उसकी जो आय होती है वो किसके टोटल इनकम में शामिल की जाती है? उसकी माता की आय में, उसकी पिता की आय में, संपत्ति के हस्तांतरणकर्ता की आय में, माता या पिता जिसकी आय अधिक हो। सोच के बताइए किसकी आय में शामिल किया जाता है? एक अभ्यस्क बच्चे की जो आय होती है वो हमेशा उसके माता या पिता जिसकी आय अधिक हो उसकी आय में शामिल की जाती है। गलत है, हस्तांतरणकर्ता की आय में है, क्योंकि माता या ये तो सही है कि माता या पिता जिसकी आय में अधिक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अभ्यस्त बच्चा अपनी इनकम जिसको ट्रांसफर करेगा, चाहे वो होंगे माता ही पिता, उनमें से जिसको ट्रांसफर करेगा उसकी आय में शामिल की। एक अभ्यस्त बच्चे की आय अभिभावक करदाता की आय में जोड़ी जाएगी यदि, मतलब कह रहा है कि एक नाबालिग बच्चा है उसकी आय कितनी अधिक होगी कि उसके अभिभावक करदाता, जो भी अभिभावक हो, माता हो या पिता हो, की आय में जोड़ी जाएगी। कब? जब 1500 रुपये से अधिक हो। 1200 शून्य इनमें से कोई नहीं, पहला ऑप्शन सही है। यदि उसकी इनकम 1500 रुपये से अभ्यस्त बच्चे की हो रही है तो उस सिचुएशन में उसके अभिभावक की आय में जोड़ी जाए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आय शामिल की जाएगी बशर्ते संपत्ति का हस्तांतरण खंडनीय हो। मतलब कह रहा है कि आय तभी शामिल की जाएगी जब संपत्ति का हस्तांतरण खंडनीय हो, ब्लॉक वाइज। हस्तांतरित की आय में हस्तांतरण से 6 वर्ष तक कर मुक्त, हस्तांतरित की मृत्यु के पश्चात हस्तांतरणकर्ता की आय में, हस्तांतरणकर्ता की आय में। 89 का कौन सा ऑप्शन होगा? संपत्ति का हस्तांतरण खंडनीय है तो ऐसी दशा में हस्तांतरणकर्ता की आय में शामिल की जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि आय के मिलान, मतलब इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्लबिंग इनकम। क्लबिंग इनकम से संबंधित कौन सा सेक्शन है? क्लबिंग इनकम मतलब एक व्यक्ति की आय को दूसरे व्यक्ति की आय को मान लेना। वो किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? 60 से 69, 60 से 64, 60 से 67, इनमें से कोई नहीं। किस सेक्शन के अंतर्गत आता है भाई? वो धारा 60 से 64 के अंतर्गत क्लबिंग इनकम का डेफिनेशन दिया गया। 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 नंबर। अभ्यस्क विवाहित पुत्री की आय, मतलब एक नाबालिग विवाहित पुत्री है, उसकी आय कहाँ शामिल की जाएगी? अभ्यस्क विवाहित पुत्री के हाथों में कर योग्य है, माता या पिता की आय में शामिल की जाएगी जिसकी आय अभ्यस्क की आय जोड़े बिना अधिक है, कर की पूर्णतः कर मुक्त होगी, कर से पूर्णतः कर मुक्त होगी। एक और ऑप्शन होगा इसमें, फिलहाल इसी में से बताइए। अभ्यस्क और विवाहित पुत्री है उसकी आय किसमें शामिल की जाएगी? यदि नाबालिग है तो माता या पिता की आय में शामिल की जाएगी जिसकी आय अभ्यस्क की आय जोड़े बिना अधिक हो, मतलब माइनर की इनकम जोड़े बिना अधिक हो, उसके में शामिल की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर। आय में सम्मिलित करने को कहते हैं। जैसे आय को हमें दूसरे आय में शामिल कर लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आय को बढ़ाना, आय को मिलाना, आय का संकलन, उपरोक्त सभी। सोच के बताइए आय में सम्मिलित करने को क्या कहा जाता है? बताइए आय में सम्मिलित करने को क्या कहा जाता है? आय को बढ़ाना, क्यों? आय को मिलाना, आय का संकलन, उपरोक्त सभी। क्या कहा जाता है?
आय का मिलान करना। अभ्यस्त बच्चे की आय की व्याख्या किस धारा में की गई है? एक माइनर बच्चा है, वो यदि इनकम कमाता है तो उसका उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है? 64(1)(a), 60, 68, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए किस सेक्शन में किया गया? पहला ही सेक्शन सही है, 64(a) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शायद पिछले क्वेश्चन में होगा भी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉटरी पर निम्न दर से कर लगता है, लॉटरी पर किस रेट से टैक्स लगता है? 20%, 30%, 10% की कोई नहीं। तो लॉटरी का याद रखिएगा, कोई भी गेम वगैरह हो, इनाम हो, पजल्स हो या लॉटरी हो, जुआ हो, इस पर 30% के रेट से टैक्स लगता है। अल्पकालीन पूंजी लाभ पर कर की दर होती है समता अंशों के लिए, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, उस पर टैक्स का रेट क्या होता है समता अंशों के लिए? 15%, 20%, 30%, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए कितना परसेंट होता है भाई? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15%, किसी 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 दशा में धारा 111(a) के अंतर्गत 10%, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो वहां पे 20%। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? E। शिक्षा उपकर एजुकेशन टैक्स कितना होता है? 1%, 4%, 2%, 3%। भाई हेल्थ एंड एजुकेशन जो टैक्स होता है वो 4% के रेट से होता है। ऑप्शन नंबर बी। फर्म की दशा में कर की दर, मान लीजिए कोई एक फर्म है, जैसे साझेदारी फर्म है, फर्म पर कितने परसेंट के रेट से टैक्स लगाया जाता है? 20%, 40%, 30%, 50%, 30% के रेट से टैक्स लगाया जाता है। कंपनी पे भी उसी तरह लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 98 नंबर क्वेश्चन है कि उद्गम स्थान पर कर काटना क्या है? प्राप्ति मानी जाती है कि व्यय माना जाता है? न प्राप्ति मानी जाती है, न व्यय मानी जाती है, कि जुर्माना माना जाता है? बताइए उद्गम स्थान पर कर को काटना को क्या माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राप्ति मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट के हमारे दो क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिए। जब कोई व्यवसाय या पेशे के बंद होने पर आय का भुगतान होता है, आयकर का भुगतान होता है, ध्यान दीजिएगा। जब कोई व्यवसाय अथवा पेशा बंद होने पर आयकर का कार्य भुगतान होता है, कर निर्धारण वर्ष में, चालू वर्ष में, गत वर्ष में, कि व्यवसाय के आरंभ के समय? ध्यान दीजिएगा कि जब भी, गत वर्ष का ये अपवाद है, जब भी कोई व्यवसाय या कारोबार बीच में बंद हो जाता है तो उसका टैक्स का भुगतान उसी साल हो जाता है, उसे अगले वर्ष का इंतजार करना नहीं पड़ता। तो ये आंसर होगा इसका चालू वर्ष। और लास्ट क्वेश्चन है कि अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय, कोई अनिवासी है, समुद्री जहाज के का कारोबार करता है या समुद्री जहाज में अपना व्यापार करता है, से प्राप्त आय की राशि का कितना परसेंट भाग कर योग्य माना जाता है और चालू वर्ष में उसे ले लिया जाता है? मतलब कोई अनिवासी है जो समुद्री जहाज में व्यापारिक कार्य करता है, तो इनकम कमाता है, तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत भाग उसका टैक्सेबल माना जाता है और उसी साल ले लिया जाएगा जिस साल वो कमाया गया। 10%, 5%, 7.5% कि 8.5%? सही ऑप्शन क्या है? 7.5%। तो भाई इस तरह आप लोग के पूरे 100 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, जब पूरे 100 MCQ क्वेश्चंस आप लोग के कंप्लीट हो गए तो आप लोग का इनकम टैक्स और जीएसटी में इसके अलावा अब कोई लेक्चर नहीं जाएगा। अकाउंटेंसी में एक लेक्चर और देंगे क्योंकि अकाउंटेंसी का सिलेबस बड़ा है, इसलिए एक लेक्चर और आप लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से भी वो पूरा कवर नहीं हो पाया है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में होता क्या है, लेकिन फिर भी 100 क्वेश्चन और आप लोग को देंगे। ऑडिटिंग अब रहने दे रहे हैं क्योंकि अब समय ही कहाँ है, जितना है उसी को अच्छे तरीके से रिवीजन करिए और कोशिश करिए कि इस 20 के नंबर के अलावा और भी चीज़ों को अच्छी नंबर से गेन करें। ठीक है, तो भाई मेहनत करिए, सफल जरूर होंगे, क्योंकि कोशिश करिए कि कोई भी चांस मिले तो उसे मिस ना किया जाए, क्योंकि मिस करेंगे तो आगे पता नहीं क्या समय होगा, क्योंकि इतना अच्छा चांस मिला है, भले सैलरी कम है तो क्या है, लेकिन नौकरी तो नौकरी ही होती है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप लोग मेहनत करिए, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर।